हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें जो अगला टॉपिक है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसकी इंट्रोडक्शन की वीडियो हम लास्ट अपलोड कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है दैट इज एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड वर्किंग ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है, जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन बनाया गया है वो 3 टायर है। 3 टायर मतलब एक है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, देन है स्टेट लेवल पे, और उसके बाद नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, जब भी किसी कंज्यूमर को किसी भी तरह का डिस्प्यूट अराइज होता है तो सबसे पहले वो किसके पास जाएगा? सबसे पहले कंज्यूमर जाएगा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के बाद, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया जाता है। ठीक है, अब जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में ही काम करता है, या अगर मुझे स्टेट गवर्नमेंट कहे तो वो किसी और जगह पे काम कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट कमीशन नोटिफाई इन द ऑफिशियल गजट, अगर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज करना है तो। अब कंपोजिशन में क्या होगा? अब क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कमीशन बना रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इस्टेब्लिश अ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी कहते हैं। ठीक है, अब जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन होगा उसमें सबसे ऊपर एक प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट के अलावा नॉट लेस देन, कम से कम 2 लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं दे विल बी प्रोवाइडेड बाय द कंसल्टेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मीन्स मिनिमम 2 तो चाहिए ही, जो मैक्सिमम नंबर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, अब जो प्रेसिडेंट है या जो मेंबर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? उनकी जो भी क्वालिफिकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट बाय मेकिंग नोटिफिकेशन उसके रूल्स तैयार करेगी रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट, टर्म ऑफ ऑफिस, रेजिग्नेशन, रिमूवल तक, मतलब एडमिशन से रिक्रूटमेंट से लेके रिमूवल तक जो भी उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करेगी। देन सैलरी एंड अलाउंसेस, उनके जो सैलरी एंड अलाउंसेस है स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट एंड मेंबर। अब एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट का मतलब क्या है कि इस एक्ट को बनाने से पहले जो प्रेसिडेंट थे या जो मेंबर्स थे डिस्ट्रिक्ट कमीशन के, दे शैल होल्ड ऑफिस, वो उसी तरह से अपनी पोजीशन पे रहेंगे एज द केस में बी टिल द कंप्लीशन ऑफ देयर टर्म, जब तक उनकी टर्म जो है पूरी नहीं होती। अगर वो 5 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं, जब तक वो 5 साल पूरे नहीं होंगे वो अपना ऑफिस उसी तरह से क्या करेंगे? होल्ड करेंगे। वैकेंसी इन द ऑफिस। अब अगर किसी तरह की किसी भी टाइम वैकेंसी अराइज होती है डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, देन क्या होगा? देन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन जारी करेगी। उस नोटिफिकेशन में वो डायरेक्ट करेगी किसी और डिस्ट्रिक्ट कमीशन को कि आप वहाँ जाके एज अ डिस्ट्रिक्ट कमीशन की जो है यूरिडिक्शन की अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करो। कहने का मतलब ये है कि वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट कमीशन को वहाँ पे अपॉइंट कर सकती है, या वो कह सकती है कि आप लोग मतलब कि जिस डिस्ट्रिक्ट में काम करे उसमें तो करना ही करना है, और जहाँ पे वैकेंसी अराइज हुई है वहाँ पर भी काम करना है। आल्सो का मतलब भी पहला जहाँ कर रहे हो वहाँ भी करना, और जहाँ पे वैकेंसी है वहाँ भी आपने काम करना है। स्टाफ टू असिस्ट द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट शेल प्रोवाइड डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन को ऑफिसर्स और अदर एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करेगी ताकि वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन को असिस्ट कर सकें। जितने भी उनको चाहिए उतने वो उनको सपोर्ट करने के लिए एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करेगी।
जितने भी ऑफिसर्स हैं और एम्प्लॉयज़ हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन के, वो सारे काम करेंगे जो कि उनको प्रेसिडेंट बताएगा, ठीक है, जहाँ जो उनकी इंस्ट्रक्शंस देगा। और उन ऑफिसर्स की और एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी अलाउंसेस हैं जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं, उनको उतनी ही सैलरी और अलाउंसेस दिए जाएंगे। हाँ जी, अभी हमने किया कि जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन होगा उसके कितने मेंबर्स होंगे, उनकी सैलरी क्या होगी, उनको कौन अपॉइंट करेगा, अगर वहाँ पे वैकेंसी अराइज होती है तो कैसे होगा, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, पूरी रिड्रेसल कमीशन है, आप उसको एक मतलब कि हाफ या एक पेज का क्वेश्चन कर सकते हो। मीन्स हेडिंग सारे कवर करने, पॉइंट सारे कवर करने, और जो एक्सप्लेनेशन है थोड़ी कम कर सकते हो, बट आपको नॉलेज सारी होनी चाहिए, ठीक है। देन यूरिडिक्शन आ गया। डिस्ट्रिक्ट कमीशन का यूरिडिक्शन क्या होगा? यूरिडिक्शन का मतलब एरिया ऑफ ऑपरेशन, मींस कहाँ पे उसने काम करना है डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का एक तो पेक्युनरी यूरिडिक्शन हो गया, एक टेरिटोरियल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कितने रुपीस तक की कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास आएगी, ठीक है। तो जहाँ पे जो कंप्लेंट की गई है उसकी कंप्लेंट किसी गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में की गई है, तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है अगर 1 करोड़ तक है तो वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाएगी। सीधी सी बात है, 1 करोड़ तक है, हमने इंट्रोडक्शन में भी किया था, अप टू 1 करोड़ डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाएगी। अब हम बात करें टेरिटोरियल यूरिडिक्शन की। हाँ जी, टेरिटोरियल में हम लोग बात करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास, उस डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास कंप्लेंट जाएगी जिसकी लोकल लिमिट्स में अपोजिट पार्टी खुद है ना। अगर एक से ज़्यादा अपोजिट पार्टीज हैं तो जितनी भी अपोजिट पार्टीज हैं वो सारी की सारी, ठीक है, ऑर्डिनरली रिजाइड्स वहाँ पे उनका रेजिडेंट है, या बिजनेस कर रही हैं, या उनका ब्रांच ऑफिस है, या पर्सनली वर्क कर रही हैं, तो उस एरिया का जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन होगा वहाँ पे कंप्लेंट जो है जाएगी, या डिस्ट्रिक्ट कमीशन के एरिया में ये सब होना चाहिए। सेकंड है, अगर अपोजिट पार्टीज ज़्यादा हैं और वो अलग अलग जगह पे काम कर रही हैं तो एनी ऑफ द अपोजिट पार्टी, किसी एक अपोजिट पार्टी, ठीक है, उनमें से कोई एक अपोजिट पार्टी वहाँ पे उसका रेजिडेंट है, या बिजनेस है, या ब्रांच ऑफिस है, या पर्सनली वर्क्स फॉर गेन है, ठीक है। तो जहाँ पर भी वो रह रही हैं, तो अगर मान लो ए सिटी में 3 पार्टीज हैं, ए बी सी 3 सिटीज़ में वो रह रही हैं, तो ए सिटी एनी हम ए की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे ए पार्टी रह रही है तो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हो, या जहाँ बी रह रही है, मतलब करोगे कंप्लेंट एक ही जगह पे, तीनों जगह पे हम कंप्लेंट नहीं कर सकते, ठीक है जी। देन आ गया कॉज ऑफ एक्शन अराइज। तो कहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, ठीक, अगर कंप्लेनेंट रह रहा है ए सिटी में और जो अपोजिट पार्टी है वो रह रही है बी सिटी में, पर जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वो अराइज हुआ है सी सिटी में, ठीक है जी। मतलब कि जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं वो किसी और सिटी में प्रोवाइड की गई हैं, तो यहाँ पे जहाँ सर्विस प्रोवाइड की गई है वहाँ भी कंप्लेंट की जा सकती है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कमीशन को भी कंप्लेंट की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात जो इस एक्ट में ऐड की गई है, कंप्लेनेंट रिजाइड्स। पहले क्या होता था कि जहाँ अपोजिट पार्टी रिजाइड करती है मेनली वहाँ पे ही केस जो है हम लोग कर सकते थे, बट अब क्या है, जहाँ पे कंप्लेनेंट रिजाइड करता है वहाँ भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। इसका एडवांटेज ये है कि पहले लोग डरते थे कि अगर हम लोग पंजाब में रह रहे हैं तो हमने दिल्ली में वो जो कंपनी है दिल्ली की कंपनी है, तो हम लोग इसलिए कंप्लेंट नहीं करते थे कि हमें बार बार दिल्ली जाना पड़ेगा, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी कॉस्टली, तो इससे हरासमेंट ज़्यादा होगी, हम लोग केस ही नहीं करते थे। तो अब ये हो गया कि जहाँ पे कंप्लेनेंट रहता है, तो जैसे आप पंजाब में रह रहे हो तो नाउ यू कैन डू कंप्लेंट इन पंजाब, तो इजी हो गया ना, तो पंजाब में आप कंप्लेंट कर सकते हो। नाउ द पॉइंट इज, कंप्लेंट करेगा कौन? डिस्ट्रिक्ट कमीशन को। डिस्ट्रिक्ट कमीशन को अगर कंप्लेंट करनी है तो कंज्यूमर खुद कर सकता है, जिसको चीज़ सेल की गई है या डिलीवर की गई है, ठीक है, ठीक है, हु अलेजेस, या जिसको सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं और उसको वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस प्रोवाइड की गई है।
कंज्यूमर खुद कर सकता है। कंज्यूमर किसका? गुड्स का और सर्विसेज का। या रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन कर सकती है, ठीक है। एक अकेला कंज्यूमर भी कर सकता है और एसोसिएशन भी कर सकती है, ठीक है। वेदर द कंज्यूमर टू होम सच गुड्स डिलीवर्ड सोल्ड इज प्रोवाइडेड एग्री टू बी प्रोवाइडेड हु अलेज द अनफेयर इज अ मेंबर ऑफ एसो। पूरी एसोसिएशन को लॉस नहीं हुआ, किसी एक मेंबर को हुआ, देन कंज्यूमर एसोसिएशन कर सकती है, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा कंज्यूमर्स कर सकते हैं अगर उनका सेम इंटरेस्ट है तो, ठीक है जी। दो जने हैं, दोनों दो जने या चार जने हैं, ठीक है। वो चार लोग क्या हुए, सेम ही होटल में रिजाइड कर रहे हैं, होटल में उन्होंने स्टे किया है। अब उन सबको प्रॉब्लम आई है तो चारों लोग मिलके, चाहे वो चारों अलग अलग है, ठीक है, बट उनका इंटरेस्ट सेम है, देन विद द परमिशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन ऑन बिहाफ और बेनिफिट ऑफ ऑल द कंज्यूमर दे कैन डू कलेक्टिवली कंप्लेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, सेंट्रल अथॉरिटी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है। केस कौन कर सकता है? कंज्यूमर कर सकता है, कंज्यूमर एसोसिएशन कर सकती है, तो एक या एक से ज़्यादा कंज्यूमर मिलके भी कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। ये आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि प्रोसीजर अब कंप्लेंट करनी कैसे है, ठीक है। अब जो कंप्लेंट हमने करनी है, कंप्लेंट के साथ आपने जो भी फीस बनती है फीस करोगे और जो उसका मैनर बताया गया उस मैनर में आप करोगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंप्लेंट की जाएगी, ठीक है। अब जो कंप्लेंट है कौन कंडक्ट करेगा? वो एक प्रेसिडेंट करेगा और एटलीस्ट एक मेंबर होना जरूरी है, ठीक है जी। तो दोनों मिलके क्या है, कंप्लेंट को प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करना शुरू करोगे। अगर बाय चांस वो जो मेंबर है ही इज अनएबल टू कंडक्ट द प्रोसीडिंग टिल इट इज कंप्लीटेड, देन नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वो प्रेसिडेंट और कोई अगला मेंबर वो प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। कहाँ से कंटिन्यू करेंगे? यहाँ पे जो है लास्ट मेंबर ने खत्म की थी, मतलब नया मेंबर विद प्रेसिडेंट प्रोसीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है जी। देन जब भी कंप्लेंट रिसीट होगी, जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो चाहे तो कंप्लेंट को प्रोसीड कर सकता है, चाहे तो कंप्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। पर जब भी उसने कंप्लेंट को रिजेक्ट करने से पहले कंप्लेनेंट को एक सुनवाई का मौका दिया जाएगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मतलब है कि एक बार कंप्लेनेंट को सुनवाई का मौका, उसकी बात सुनी जाएगी कि वो क्या कहना चाहता है, उसके बाद ही उसे रिजेक्ट किया जाएगा। जब भी हम कंप्लेंट फाइल करते हैं तो विद इन 21 डेज उसका मतलब डिसीजन होना चाहिए वेदर इट इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। अगर वो 21 डेज हो गए ना उसने रिजेक्ट किया ना एक्सेप्ट किया तो ये माना जाएगा कि जो कंप्लेंट है वो एडमिट हो गई है। एडमिट होने का मतलब एक्सेप्ट हो चुकी है। पॉइंट क्लियर है? अगर रिजेक्ट नहीं हुई, 21 डेज पास ऑन हो गए तो इट मीन्स कि वो एक्सेप्ट हो गई है। जब वो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, प्रोसीडिंग चलने के दौरान अगर कहीं पे भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन को ये लगता है कि ये जो कंप्लेंट है इसकी सेटलमेंट हो सकती है थ्रू मेडिएशन, तो ये पार्टीज को कह सकती है कि आप 5 दिन के अंदर अंदर अपना मेडिएशन रखो, मीडियोकर रखो जो दोनों पार्टीज को जानता है और डिस्प्यूट को सेटल कर लो, ठीक है। तो पार्टीज अगर एग्री करती हैं देन ओनली देन दे कैन डू बाय मेडिएशन, वो अपनी रिटन कंसेंट देंगी और 5 दिन के अंदर अपनी कंसेंट जो है किसको देंगी? डिस्ट्रिक्ट कमीशन को देंगी। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप आ गया, कंप्लेंट हमने कर दी है, ठीक है जी। अब कंप्लेंट होने के बाद डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या करेगा? तो ये वर्किंग आ गई ना डिस्ट्रिक्ट कमीशन की। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या करेगा? पहले तो हमने देखना है कि जो कंप्लेंट है दैट इज रिलेटेड टू गुड्स है, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या करेगा? उसकी एक कॉपी जो है विद इन 21 डेज, ठीक है, किसको देगा? अपोजिट पार्टी को देगा जिसकी आपने कंप्लेंट की है ना, चाहे वो है ना शॉपकीपर है, चाहे कोई कंपनी है, चाहे कोई फैक्ट्री है, उसको विद इन 21 डेज उसकी एक कॉपी उसको दी जाए और उसे कहा जाएगा कि आपने 30 डेज के अंदर अंदर
ठीक है, अपना वर्जन बताना है कि आपके अगेंस्ट ये शिकायत की गई है, क्या आप इसे एग्री करते हो या नहीं करते हो। इफ द अपोजिट पार्टी रेफर्ड दिस डिनाइज डिस्प्यूट्स द एलिगेशन ऑब्टेन्ड, ठीक है, तो अगर वो अपोजिट पार्टी क्या कर देती है, डिनाई कर देती, नहीं जी ये तो मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगाया गया है, ठीक है, तो और कोई एक्शन वो नहीं लेती है, देन जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो उस डिस्प्यूट को सेटल करने की कोशिश करेगा उस मैनर में जो मैनर हम नीचे करने जा रहे हैं। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, इफ द कंप्लेंट, अगर वो कंप्लेंट है मतलब उसमें है कि कंप्लेंट किसी गुड्स में डिफेक्ट के रिगार्डिंग है जिसको हम मतलब वैसे नहीं देख सकते बट उसको टेस्ट करना ज़रूरी है, देन उस जो भी प्रोडक्ट है गुड्स हैं उसका सैंपल लिया जाएगा, उसको सील किया जाएगा, अथेंटिकेट किया जाएगा, ठीक है, अथेंटिकेट करके सील करके उसको एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी में भेजा जाएगा और लेबोरेटरी में डायरेक्शंस दी जाएंगी कि इसको कैसे एनालिसिस करना है ताकि उस जो भी गुड्स में किसी भी तरह का डिफेक्ट है वो पता कर सके, ठीक है। और ये जो भी मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने आगे लेबोरेटरी को सेंड करना है 45 डेज के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट ज़रूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आपने एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी के पास वो चीज़ों का सैंपल देना, सैंपल देने से पहले कंप्लेनेंट को फीस जमा करवानी होगी, उतनी फीस जो कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने लेबोरेटरी को देनी है, यानी कि सैंपल की जांच के लिए जितना भी खर्चा होगा वो किसका होगा, कंप्लेनेंट का होगा, ठीक है। फीस जमा करवा दी, उसके बाद एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी जो है उसकी टेस्टिंग करेगी, टेस्टिंग करने के बाद वो अपनी जो रिपोर्ट है वो तैयार करेगी, फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगी, ठीक है। अब फाइनल रिपोर्ट जब आ गई, ठीक है, उसके बाद अगर किसी भी पार्टी को लगता है कि जो फाइंडिंग्स है दे आर नॉट करेक्ट, डिस्प्यूट द करेक्टनेस ऑफ द मेथड ऑफ द एनालिसिस टेस्ट अडॉप्टेड बाय द एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी, ठीक है, तो वो रिटन ऑब्जेक्शन अपनी देंगे। अगर उनको किसी भी तरह की ऑब्जेक्शन है रिगार्डिंग द रिपोर्ट ऑफ द एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी, वो अपनी ऑब्जेक्शन जो है रिटर्न देंगे, ठीक है। और अगर नहीं है देन उन दोनों को मतलब सुनवाई का मौका भी दिया जाएगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू द कंप्लेनेंट एंड अपोजिट पार्टी ऑफ बीइंग हर्ड, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मतलब उनको सुनवाई का मौका दिया जाएगा, मतलब उनकी बात सुनी जाएगी, उनकी बात सुनी जाने के बाद एक एप्रोप्रिएट ऑर्डर इशू किया जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कंप्लेंट किसी सर्विसेज के रिगार्डिंग है तो उसी तरह से एक कॉपी उसकी अपोजिट पार्टी को दी जाएगी, ठीक है। उसको कहा जाएगा कि आप 30 डेज के अंदर अंदर अपना वर्जन बताओ कि क्या आप इस कंप्लेंट को एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो। 30 डेज का जो पीरियड है उसको नेक्स्ट 15 डेज तक एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अब अगर अपोजिट पार्टी विद इन टाइम उसे डिनाई कर देती है, डिनाई कर दिया कि नहीं जी ये जो हमारे पे कंप्लेंट की गई है बिल्कुल गलत है, देन ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस, ठीक है, टू इट्स नोटिस बाय द कंप्लेनेंट अपोजिट पार्टी, ठीक है, क्या होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो आगे प्रोसीड करेगा, ठीक है, डिसाइड द कंप्लेंट ऑन द मेरिट इफ द कंप्लेंट फेल्स टू अपीयर ऑन द डेट ऑफ हियरिंग, ठीक है। देन डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या करेगा, वो कंप्लेनेंट को भी मतलब सुनेगा, शैल बी हर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट कमीशन, वो किस बेस पे उनकी सुनवाई होगी, ऑन द बेसिस ऑफ द एफिडेविट एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है, वेयर एप्लीकेशन इज मेड फॉर द हियरिंग, ठीक है। तो मतलब जो भी उनकी कंप्लेंट है, जो भी उनके रीजंस हैं, उन सबको कॉज अगर देयर इज अ सफिशिएंट कॉज उसके बेसिस पे उनकी सुनवाई हो। कंप्लेंट के लिए वो प्रोसीड करेगा और जो कंप्लेंट है विद इन 3 मंथ्स, ठीक है, उसको कंप्लीट किया जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा पेंडिंग नहीं करना, विद इन 3 मंथ्स जो है उसको डिसाइड करना होगा, ठीक है। वेयर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग, जब प्रोसीडिंग चल रही है अगर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म को ये लगता है कि इस समय मतलब कि ये डिसीजन लिया जा सकता है, देन वो अपने बेसिस पे अगर उसको लगता है इट इज जस्ट एंड प्रॉपर तो वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन जब भी डिसीजन ले रहा है, डिस्प्यूट को सॉल्व कर रहा है, तो उसके पास वो सारी पावर्स होंगी जो कि सिविल कोर्ट के पास होती हैं अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 908।
कौन कौन सी पावर्स हैं, जैसे वो किसी भी पर्सन को समन कर सकता है, एनफोर्स द अटेंडेंस कर सकता है, मीन्स वो समन कर सकता है, बुलावा भेज सकता है और उस पर्सन को वहां पे प्रेजेंट होना होगा। ठीक है, वो किसी से भी कोई भी डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकता है, एविडेंस ऑन एफिडेविट्स की डिमांड कर सकता है, किसी भी रिपोर्ट की वो रिक्वायरमेंट ले सकता है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी लेबोरेटरी की रिपोर्ट ले सकता है। ठीक है, वो एग्जामिनेशन किसी भी विटनेस की एग्जामिनेशन की जो भी उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो ले सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो सिविल कोर्ट के पास पावर्स होती हैं वो सारी किसके पास होंगी, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के पास भी होंगी। अब डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की फाइंडिंग्स क्या होंगी, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म को अगर लगता है कि उसने डिसीजन ले लिया, इफ इट इज सेटिस्फाइड द गुड्स कंप्लेंट सफर फ्रॉम एनी डिफेक्ट, ठीक है, उन चीज़ों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है या सर्विसेज में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यूज की गई हैं, तब वो फाइंडिंग्स क्या लेगा, फाइंडिंग्स मतलब डिसीजन क्या लेगा। तो डिसीजन होगा कि आप जो भी इसमें डिफेक्ट है उसको रिमूव करो, गुड्स को रिप्लेस करो, ठीक है, या कंप्लेनेंट को उसकी प्राइस जो है वापस। इसके अलावा कंप्लेनेंट को किसी तरह की लॉस हुई है उसको कंपनसेट करो। ठीक है, देन प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्ट के अंडर जो भी कंपनसेशन बनता है वो कंप्लेनेंट को पे करो, या उस प्रोडक्ट में सर्विसेज में जो भी डेफिशिएंसीज हैं उनको रिमूव करो। ठीक है, अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं तो उनको डिसकंटिन्यू करो। ठीक है, अगर गुड्स अनसेफ हैं तो उनको सेल ना करो। ठीक है, तो मतलब जो हजार्ड्स हैं, हानिकारक प्रोडक्ट्स हैं, उनको विड्रॉ कर लो। ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग ही बंद कर दो। ठीक है, तो इसके जितनी भी कंज्यूमर्स को लॉस हुई है उसको पूरा करो। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कह सकता है कि जो आपने एडवर्टाइज करनी है, करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट करनी है, ठीक है, मिसलीडिंग एडवर्टाइज को बंद करना है। ठीक है, और इसके अलावा पार्टी से जो कॉस्ट आपने लेनी है प्रॉपर एडुकेट कॉस्ट ही लेनी है। ठीक है, जो भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन का ऑर्डर होगा वो फाइनल ही माना जाएगा। ठीक है जी, हमने कर लिया कि कंप्लेंट कैसे फाइल करनी है, उसका प्रोसीजर क्या है, अब उसकी फाइंडिंग्स क्या है। अब आ गया कि जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने ऑर्डर दे दिया, अगर किसी एक पार्टी को वो ऑर्डर एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर वो क्या करेगी, क्या उसे मानना ही पड़ेगा? नहीं। अगर वो ऑर्डर एक्सेप्टेबल नहीं है देन वो आगे अपील कर सकते हैं। अपील किसको करेंगे? स्टेट कमीशन को करेंगे। कितनी देर के अंदर? 45 डेज के अंदर उनको वो अपील करनी होगी। ठीक है, बट अगर किसी पर्सन को पेनल्टी लगाई गई है, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म ने पेनल्टी लगाई है, जब तक वो उसका 50% डिपॉजिट नहीं करवाता वो आगे स्टेट को अपील नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो अगर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के द्वारा उसके बाद मेडिएशन के थ्रू सेटलमेंट हुई है, मेडिएशन के थ्रू सेटलमेंट हुई है, देन स्टेट कमीशन के पास अपील नहीं होगी। हाँ जी, हमने आज वैसे स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन भी करना था, बट जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लेंथी जा रही है, इसलिए जो स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है और जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना है। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी बहुत वीडियोस को शेयर कर रहे हैं तो और ज़्यादा करना है, ताकि जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं जो लॉ कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स वेरी